हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं पीएमसी वीटीसी हिंदी चैनल। बच्चों, वीडियो देखने के बाद आपको क्या करना होगा यह मैं आपको बताती हूँ। बच्चों, आपको वीडियो देखने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के घटक से संबंधित कुछ आसान प्रश्न दिए गए हैं, उन्हें आपको अपनी कॉपी में हल करना होगा। और साथ ही साथ में वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो से संबंधित एक छोटा सा गूगल फॉर्म दिया गया है, जिसकी लिंक आपको दिया है। आप अपने मतों के द्वारा हमें बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और साथ ही में बच्चों, आपको बीएमसी वीटीसी हिंदी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको हमारे सभी नए वीडियो की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। कोरोना के प्रादुर्भाव के कारण सभी शिक्षण संस्थाएं बंद हैं। फिर भी आप लोग के अध्ययन अध्यापन की व्यवस्था की गई है। बृहन्मुंबई महानगर पालिका ने वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर के माध्यम से आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस चालू रखी हैं। मैं आपकी वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर की मार्गदर्शिका गीता विजय त्रिपाठी। कक्षा 8वीं, विषय हिंदी। मार्गदर्शिका है श्रीमती गीता त्रिपाठी। पाठ का शीर्षक है नरई। लेखक है डॉक्टर श्रीकांत उपाध्याय। डॉक्टर श्रीकांत उपाध्याय जी का जन्म 1938 में प्रतापगढ़ में हुआ, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। डॉक्टर श्रीकांत उपाध्याय जी सुपरिचित साहित्यकार हैं। आप राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़कवासला पुणे में रीडर के रूप में कार्य दे चुके हैं। आपकी रचनाएं विविध पत्र पत्रिकाओं की शोभा बढ़ाती रही हैं। डॉक्टर श्रीकांत उपाध्याय जी की प्रमुख कृतियां हैं अय रहीम दर दर फिरहीं, बिनु गोपाल बैरिनी भई कुंजय, बागे अनहद तूर, 10 डिग्री चैनल आदि। चलिए अब हम गद्य के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। प्रस्तुत यात्रा वर्णन में श्रीकांत जी ने रेल से की गई यात्रा का वर्णन किया है। यात्रा में दिखाई देने वाले सुंदर प्राकृतिक दृश्यों का मनोहारी वर्णन इस पाठ की विशेषता है। बच्चों, जब यह पाठ आप पढ़ोगे नरई, तो इस पाठ को पढ़ते समय आपको ऐसा महसूस होने लगेगा थोड़े ही देर बाद कि आप इस पाठ को नहीं पढ़ रहे हो, बल्कि स्वयं उस रेल में यात्रा कर रहे हो, स्वयं उस खिड़की के बाहर झांक रहे हो, उन प्राकृतिक दृश्यों का आनंद ले रहे हो। यही श्रीकांत जी की विशेषता है कि उनका वर्णन इतना सटीक और इतना सुंदर होता है कि हम उस वर्णन में खो जाते हैं। तो यात्रा वर्णन इसी प्रकार का होना भी चाहिए। न्यू जलपाईगुड़ी। जो ट्रेन अलीपुरद्वार और दिल्ली के बीच चलती है, उसका नाम है महानंदा एक्सप्रेस। उत्तर बंगाल की प्रमुख नदी है महानंदा। बच्चों, इस एक्सप्रेस महानंदा एक्सप्रेस का नाम उत्तर बंगाल की प्रमुख नदी महानंदा के नाम पर पड़ा है। हम इलाहाबाद जा रहे हैं। महानंदा एक्सप्रेस का आगमन दोपहर 1:45 है। यह ट्रेन अक्सर देर करती जाती है। लेखक को इलाहाबाद जाना है और वे महसूस करते हैं कि महानंदा ट्रेन अक्सर समय पर तो आ जाती है, परंतु आगे वह देर करती जाती है। तो इसका क्या कारण है, चलिए हम आगे देखते हैं। बड़ी ट्रेनों को रास्ता देना महानंदा का स्वभाव बन गया है। रुकी हुई ट्रेन से उतरकर प्लेटफॉर्म पर इधर उधर देखना मेरी फितरत। लेखक यहाँ कह रहे हैं कि बड़ी बड़ी ट्रेनों अर्थात ज़्यादा दूर तक चलने वाली ट्रेनों को रास्ता देना महानंदा का स्वभाव बन गया है। वह स्वयं प्लेटफॉर्म पर रुकी रहती है और बड़ी ट्रेनों को आगे जाने देती है, जिसके कारण वह लेट हो जाती है। और ऐसे समय पे लेखक को ट्रेन में बैठकर बोर होना अच्छा नहीं लगता, बल्कि वो ट्रेन से उतरकर प्लेटफॉर्म पे यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, क्योंकि यहाँ वहाँ लोगों के चेहरे पढ़ना, उन
हो रही घटनाओं को निरीक्षण करना यह लेखक का स्वभाव है। इससे ही न जाने कितनी कहानियों का जन्म हो जाता होगा। महानंदा प्लेटफॉर्म पर आकर खड़ी हो गई। कहाँ है एसी 2 कोच? ढूंढते रह जाओगे। टीटीई एसी 2 के यात्रियों को एसी 3 में बर्थ दे रहे हैं। बच्चों, यहाँ पर बता रहे हैं कि महानंदा प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी हुई है और सभी लोग अपने कोच को ढूंढने में व्यस्त हैं और टीटीई यानी जो टिकट चेकर होता है वह लोगों को बर्थ अलॉट कर रहा है। वरिष्ठ नागरिक होने के कारण हमें नीचे की बर्थ मिल गई है। यह मेरे लिए राष्ट्रीय पुरस्कार है। कोच कांच की खिड़की के पार मेरा गांव देश है और गांव देश के बिंब प्रतिबिंब। मैं ठहरा बिंब प्रतिबिंबों का एक अदद दृष्टा। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि वो वरिष्ठ नागरिक हैं, यानी 60 उम्र के ज़्यादा हैं, जिसके कारण उन्हें नीचे की बर्थ मिल गई है और यह उनके लिए एक पुरस्कार की तरह है। और यह बच्चों, जब कभी हम ट्रेन से लंबी दूरी की यात्रा करते हैं तो हम सभी चाहते हैं कि जो हमें सीट मिले वह खिड़की के पार बाजू वाले ही हो, ताकि हम उस कांच की खिड़की से जो भी दृश्य है ट्रेन के बाहर, जो भी नगर देश जा रहे हैं उनका आनंद ले सके। और यही लेखक भी चाह रहे हैं और उनकी इच्छा पूरी हो गई, जो उनको एक पुरस्कार की तरह लग रही है। कांच की खिड़की के बाहर लेखक को अपने गांव देश के बिंब प्रतिबिंब दिखाई दे रहे हैं और उनको इन बिंब प्रतिबिंबों से बहुत प्यार है। ट्रेन न्यू जलपाईगुड़ी से निकल चुकी है। केले और अनानास की मनोहर दृश्यावली के बीच गुजर रही है। स्वस्थ प्रसन्न है अनानास की खेती, लेकिन मुझे प्लेटफॉर्म पर हॉकर ने अनानास के टुकड़े दिए थे। वे लगभग कच्चे थे। छल कहाँ नहीं है उपस्थित। लेखक कह रहे हैं कि ट्रेन निकल चुकी है जलपाईगुड़ी से और आगे उनको खिड़की के बाहर दिखाई दे रहा है कि केले और अनानास की बहुत खेती अच्छी तरह हो रही है और जो अनानास की खेती है वह स्वस्थ प्रसन्न दिखाई दे रही है। अनानास बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। फिर भी प्लेटफॉर्म जब हॉकर से लेखक ने अनानास के टुकड़े खरीदे थे तो वो लगभग कच्चे थे। लेखक को इसी बात का दुख है कि सब कुछ जब इतने अच्छे से मिल रहा है, खेती इतनी अच्छी हो रही है, तो हॉकर ने उनके साथ छल कपट क्यों किया। उन्हें लगने लगा है कि छल भले छोटी छोटी बातों में ही हो, लेकिन हर जगह उपस्थित है। किशनगंज आ रहा है, बिहार का सीमांत स्टेशन। बंगाल और बिहार की मिलीजुली भाषा और संस्कृति, अदृश्य सरस्वती के रूप में नेपाली भी विद्यमान है। कच्चे पक्के घर, झोपड़े, बाड़ी, बांस की कोठियाँ, आम, कटहल, केले, कहीं कहीं सुपारी और नारियल, धान और जूट के खेत। कुछ पोखरों में जूट के बोझ पूरे बुंदेलखंडी में बहे गए हैं। माटी पाथर से दबाकर बोझ को पानी में डुबोया गया है जूट गलाने के लिए। यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि बिहार और बंगाल की सीमा रेखा पर जो नगर है, जो शहर है, उसका नाम है किशनगंज। और वहाँ पर चूँकि यह दोनों राज्यों की सीमा रेखा पर है, इसलिए दोनों राज्यों की बोली चाली, रंग ढंग, रहने का जो रहन सहन है, वह सब इस एक ही जगह पर समन्वित हुआ दिखाई देता है। इनका संगम हुआ दिखाई देता है। साथ ही साथ यह नेपाल से भी नज़दीक है, जिसके कारण अदृश्य सरस्वती के रूप में नेपाली भी विराजमान है। बच्चों, इलाहाबाद में जहाँ जिसका नाम अब प्रयागराज हो चुका है, वहाँ पर संगम में गंगा और यमुना नदी का संगम होता है और कहा जाता है कि अदृश्य रूप में सरस्वती नदी भी यहाँ पर विराजमान है। तो उन्हीं की उपमा यहाँ पर नेपाली भाषा के लिए दी गई है। और लेखक को खिड़की के बाहर कच्चे पक्के घर दिखाई दे रहे हैं, कहीं कहीं बांस की कोठियाँ दिखाई दे रही हैं, आम, कटहल, केले, ये सब दृश्य उनकी नज़रों से एक एक करके गुजरते जा रहे हैं। आगे उन्हें पोखरों में जूट के बोझ पानी के अंदर दबाए हुए दिख रहे हैं। यह जूट आप लोग यूज़ करते, हम देखते हैं अनाजों की गोनियों, अनाज जिसमें भरे होते हैं जो बोरियां, वह जूट से ही बनाई रहती हैं। तो वह कैसे बनती है वह यहाँ बताया गया है कि जूट को
माटी और पत्थर से दबा दबा कर पोखरों में डुबाया जाता है जूट को गलाने के लिए, ताकि जूट का जो पत्ती वाला भाग है वह गल जाए और सिर्फ रेसे ही रह जाए। गलने पर ही रेसे उतरते हैं। रेसे ही तो जूट है। सूखने के बाद रेसे के लच्छे और गोले जूट की मिलों में पहुंचते हैं और मिलों से टाट पट्टियाँ, बोरे बोरियां तथा न जाने कितने आकार प्रकार में राष्ट्र की देहरी पर उपस्थित होते हैं। दुर्भिक्ष के वक्ष पर चढ़े अन्न के बोरे कितने गौरवशाली लगते हैं। यहाँ लेखक बता रहे हैं कि जब इन जूट को दबाया जाता है तब वो धीरे धीरे गलने लगते हैं पानी में, और गलने के बाद सिर्फ एक समय ऐसा आता है कि जो उनके रेसे, धागे की तरह जो रेसे होते हैं वही बचते हैं और वही जूट है। फिर इनको वहाँ से निकाल कर उसे सुखाया जाता है, और जब वे सूख जाते हैं तो उनके लच्छे और गोले बनाकर उन्हें मिलों में पहुँचाया जाता है। वहाँ से मिलों में गोनी, बोरियां, टाट पट्टियाँ ये सब बनाए जाते हैं, और ये सब हमारे राष्ट्र की देहरी यानी हमारे देश की बाज़ारों में बिकने के लिए उपस्थित हो जाते हैं। मेरे बचपन में गांव की गड़ही के पानी में ऐसे ही सनई बही जाती थी। अब न सनई रही न गड़ही रही। गांव के दुर्दांत ने गड़ही दबोच ली। सन सुतली की रस्सियां स्मृति से हो गई। यहाँ पर लेखक को अपने बचपन की याद आ गई कि गांव में पहले ऐसे ही सनई बेही जाती थी, और सनई को बाद में उसका रेस से जब निकलते थे उन रेसों को सुखा के फिर उसका उपयोग किया जाता था। परंतु आज अब न गड़ही रही न सन सुतली। ये सारी चीज़ें सिर्फ यादों में बाकी रह गई हैं। जूट के गलने से उसका रंग पानी में उतर आया है। पूरा पोखर कलुआ गया है। ऐसे विषैले पानी में मछलियाँ सांस लेने में दिक्कत महसूस कर रही हैं। वे इच्छा मृत्यु मांगती हैं। बच्चों, जिन पोखरों में जूट दबाया जा रहा है वहाँ जूट के गलने से पूरा पानी उनके जो सड़ी गली पत्तियाँ उससे भर गया है, जिससे कि पानी का रंग कलुआ गया है और पानी में ऑक्सीजन की कमी हो गई है, जिसके कारण वहाँ पर मछलियाँ सांस नहीं ले पा रही हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि अब उन्हें मृत्यु आ जानी चाहिए। साफ सुथरे पानी वाले पोखरों के किनारे पानी में बंसी डालकर बैठे हैं ध्यान अवस्थित लोग। कब मछली कटिए की डंडी झकझोरे, कब बंसी की डोर मछली को खींचे। बच्चों, आगे चलकर कुछ साफ सुथरे पोखरों में मछली पकड़ने के लिए कुछ लोग ध्यान लगा के बैठे हैं कटिया डालकर कि मछली कब उनकी कांटे की डोर को छुए और कब वे मछली को पकड़ ले। ये वही लोग हैं जिन्होंने पिछले 3 महीनों से जी तोड़ मेहनत की है। जुताई, बुआई, रोपाई, निराई। बच्चों, ये वही लोग हैं जो अब तक खेती में लगे हुए थे। खेती के कामों में उन्होंने अपने आप को पूरी तरह झोंक दिया है। तब कहीं जाकर धान की हरितिमा लहराती है। अब उन्हें फुर्सत मिली है। बंसी लेकर पोखर के किनारे बैठना उनका शौक है। उनका मछली से गहरा नाता है। इस शौक में तन मन एकाग्र हो जाता है। महानंदाएं आती जाती रहे, न कुछ और दिखाई देता है न कुछ सुनाई देता है। दीन दुनिया से बेखबर। ये किसान अब तक अपने आप को काम में बहुत व्यस्त रखे थे। दिन रात उन्होंने एक कर दिया था। अब धान की हरितिमा लहराने लगी है। उनकी जो मेहनत है वह रंग ला रही है। अब जरा सा उनको सुकून मिला है और वो अपना शौक, मछली पकड़ने का शौक पूरा करने में लग गए हैं। और यह उनका शौक इतना गहरा है कि उनका तन मन इस काम में एकाग्र हो जाता है। कितनी ही गाड़ियाँ, रेलगाड़ियाँ आती जाती हैं, लेकिन उनको कुछ सुनाई भी नहीं देता, कुछ दिखाई भी नहीं देता। बस वे मछली पकड़ने में डूबे रहते हैं। बच्चों, इसी तरह की एकाग्रता होनी चाहिए। जब हम अपना मनचाहा कोई काम करते हैं तो हम इतने एकाग्र हो जाते हैं कि हमें फिर और किसी चीज़ से मतलब ही नहीं होता। यही एकाग्रता हमें हर कार्य में दिखाई देनी चाहिए। यही एकाग्रता अगर आप अभ्यास में रखेंगे तो आप निश्चित ही बहुत अच्छे नंबर प्राप्त कर लेंगे। और उधर कालियाचक में क्या हो रहा है? दूर नहीं है मालदा। प्रसिद्ध है आम के लिए बंगाल का यह जिला मालदा।
उसी जिले का एक उपनगर है कालियाचक। कालचक्र का तद्भव रूप कालियाचक। कितना विद्रूप हो गया है तद्भव। आगे रेल की यात्रा में आगे चलते चलते लेखक देख रहे हैं कि कालियाचक आ रहा है और यहीं से उन्हें याद आता है कि मालदा नज़दीक ही है। मालदा यह बंगाल में आमों के लिए प्रसिद्ध है। जिस तरह हम देखते हैं महाराष्ट्र में हापुस आम सुप्रसिद्ध है, उसी तरह बंगाल का मालदा प्रसिद्ध है। तो लेखक को वही आम की याद आ गई है और आगे वे कहते हैं कि उसी जिले का एक उपनगर है कालियाचक। यह लेखक को लग रहा है कि कालचक्र का बिगड़ा हुआ रूप होगा। कालचक्र का रूप बिगड़ते बिगड़ते आज कालियाचक के नाम से प्रसिद्ध हो रहा होगा। यह उपनगर बांग्लादेश की सीमा रेखा पर है। सीमा रेखा पर बाढ़ खड़ी है। बाढ़ के दोनों ओर खेत हैं। बच्चों, यह उपनगर लेखक को याद आ रहा है कि बांग्लादेश और हमारे भारत देश की सीमा रेखा पर है। दोनों तरफ दोनों देशों को विभाजित करने के लिए बाढ़ लगी है और दोनों तरफ की जमीन एक जैसी ही दिखाई दे रही है। दोनों जगह खेत लहरा रहे हैं। पुलिस और बीएसएफ हैं। दोनों तरफ पुलिस और बीएसएफ लगी हुई हैं अपने अपने स्थानों की, अपने अपने देश की सुरक्षा के लिए। गांव में मजदूर किसान काम कर रहे हैं। किशनगंज के बाद परिदृश्य बदल जाता है। उत्तर बिहार का वह भूभाग प्रारंभ हो जाता है जहां प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी विनाश लीला करता है। जहां तक देख पा रहा हूं पानी पानी। बच्चों, आगे बढ़ते हैं तो लेखक को वह दृश्य दिखाई दे रहा है उत्तर बिहार का जहां पर बाढ़ आई हुई थी। चारों तरफ अभी भी पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। जहां तक आंखें जा रही हैं सिर्फ पानी दिखाई दे रहा है। पेड़ रुख पानी में, घर द्वार पानी में। कहाँ गए लोग, कहाँ गए पशु पक्षी। बाढ़ तो 1 महीने पहले आई थी, लेकिन अभी भी पानी उतरा नहीं है। भौगोलिक दृष्टि से उत्तर बिहार का यह अंचल धंसा हुआ है। प्रतिवर्ष हवाई सर्वेक्षण। लेखक को यह बाढ़ देखकर बहुत ही दुख हो रहा है कि उन्हें लग रहा है कि चारों तरफ पानी ही पानी है। सभी पेड़ पौधे पानी में डूब गए हैं। लोगों के घर द्वार पानी में डूब गए हैं। ये लोग कहाँ गए होंगे, कैसे अपना जीवन व्यापन कर रहे होंगे, पशु पक्षियों का क्या हो रहा होगा, यह चिंता उन्हें खाए जा रही है। बाढ़ तो 1 महीने पहले आई थी, अब तक यहाँ का पानी उतरा नहीं। प्रतिवर्ष हवाई सर्वेक्षण सरकार द्वारा किया जाता है, लेकिन उसका क्या फल मिलता है। हर वर्ष बाढ़ में यह जिला तो डूबता ही है। सरकार को ऐसा प्रयत्न करना चाहिए ताकि बाढ़ का पानी जल्दी से जल्दी उतर सके। ऊंची जमीन की विसत पट्टी पर रेलवे लाइन बिछी है। महानंदा पानी के अक्षितिज विस्तार के बीच चली जा रही है। कुछ स्टेशनों के करीब राहत शिविर लगे हुए हैं। जनसंख्या विस्फोटक बच्चे खेल कूद रहे हैं। सर्वहारा परिवार की एक स्त्री शिविर के द्वार पर बैठी दर्पण के सामने केश विन्यास कर रही है। लेखक बता रहे हैं कि महानंदा आगे बढ़ती जा रही है। उसके चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है, फिर भी वह अपना लक्ष्य प्राप्ति करने चलती ही चली जा रही है। कुछ स्टेशनों के बाहर राहत शिविर लगे हैं, अर्थात बाढ़ में डूबे हुए लोगों के घर द्वार जो नष्ट हो चुके हैं, उनके रहने की व्यवस्था सरकार द्वारा की गई है। और इन शिविरों के बाहर बच्चे जिनके घर द्वार पानी में डूब गए हैं, वे खेल रहे हैं। यहाँ पर लेखक ने उनके लिए जनसंख्या विस्फोटक शब्द का उपयोग किया है। जनसंख्या विस्फोटक शब्द इस बात का प्रतीक है कि हमारे देश में जनसंख्या कितनी बढ़ती जा रही है। और सर्वहारा परिवार की एक स्त्री, यानी जो इस शिविर में विस्थापित हो चुके हैं, लोग रह रहे हैं, उनमें से एक स्त्री, गरीब स्त्री, दर्पण के सामने बैठकर अपने बाल बना रही है। बिहार का शोक ओ कोसी। अगर शमशान भूमि में भी शिविर लगा दिया जाए तो भी वह विस्थापित परिवार की कुलवधू मसान की पीठ पर बैठकर वेणी सहार करेगी। लेखक ने यहाँ कोसी नदी को बिहार का दुख कहा है कि कोसी नदी में प्रतिवर्ष बाढ़ आती है,
लोगों के घर द्वार पानी में डूब जाते हैं, कितने लोग अपनी जान गंवा देते हैं। इस कोसी नदी के कारण कितनी हानि होती है। इसीलिए यह बंगाल के लिए, बिहार के लिए एक दुख बन गई है। और आगे ये भी कह रहे हैं कि श्मशान भूमि में भी यदि राहत शिविर लगा दिया जाए तो यह विस्थापित परिवार की बहू वहाँ पे भी अपने बेड़ी यानी अपनी बाल संवार लेगी। आखिर यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि कितना भी दुख पड़े, घर बार पानी में डूब गया है, फिर भी वह स्त्री जीवन की लालसा नहीं छोड़ रही है, क्योंकि उसे पता है अगर आज दुख में है तो कल सुख जरूर आएगा। यही हम सबके साथ हमको अपनाना चाहिए कि दुख अगर आता है तो उससे डगमगाना नहीं है, दुख लेके रोना नहीं है, क्योंकि रोने से दुख कम नहीं होता, बल्कि अगर हम निडर होकर इस दुख का सामना करेंगे तो शायद यह एहसास कम हो जाए दुख का। और वही यह विस्थापित परिवार की बहू कर रही है। उसे पता है कि घर बार पानी में डूब चुका है, वह कुछ नहीं कर सकती, यह प्राकृतिक आपदा है, इसमें इंसान का जोर ही नहीं लगता, फिर भी वह जीने की लालसा बनाए रख रही है अपने आप को संवारने के रूप में। बच्चों, पाठ का एक भाग यहाँ समाप्त होता है, दूसरा भाग का हम दर्शन दूसरी तासिका में करेंगे। चलिए अब हम पाठ में आए हुए कठिन शब्दों को शब्द वाटिका द्वारा देख लेते हैं। अक्सर, प्रायः, बहुधा, फितरत, स्वभाव, दृष्टा, देखने वाला, मनोरमा, सुंदर, हॉकर, फेरी वाला, छल, धोखा, दुर्भिक्ष, अकाल, वक्ष, छाती, गढ़ही, छोटा गड्ढा, दुर्दांत, बेकाबू, विषैले, जहरीले, पोखरा, तालाब। हमने कठिन शब्दों के अर्थ देख लिए। चलिए अब हम कुछ प्रश्न हल करते हैं। 1-2 शब्दों में उत्तर लिखिए। लेखक ने इस ट्रेन से यात्रा की। महानंदा एक्सप्रेस। उत्तर बंगाल की प्रमुख नदी का नाम महानंदा। लेखक का गंतव्य स्थल इलाहाबाद। अर्थात लेखक कहाँ जाना चाहते थे, उन्हें कहाँ तक यात्रा करनी थी। बिहार का शोक कोसी। बंगाल का वह जिला जो आम के लिए प्रसिद्ध है मालदा। कालचक्र का तद्भव रूप कालियाचक। इस पाठ में पानी से मुक्ति कौन चाहता है? बिहार। परिवार के स्त्री दर्पण के सामने बैठकर क्या कर रही है? केश विन्यास। बच्चों, हमने यहाँ छोटे छोटे उत्तर के द्वारा पाठ का संक्षेप में जानकारी प्राप्त कर ली। चलिए आगे बढ़ते हैं। संजाल पूर्ण कीजिए। किशनगंज की विशेषताएं। कच्चे पक्के घर, झोपड़े, वाड़ी। किशनगंज में यह सब लेखक को कांच की खिड़की के बाहर दिखाई दिए। बांस की कोठियां, आम, कटहल, केले, सुपारी और नारियल के पेड़ भी कहीं कहीं दिखाई दिए। धान और जूट के खेत। तो ये सारी चीजें लेखक के अनुसार किशनगंज की विशेषताएं हैं। निम्नलिखित विधानों का सही गलत में वर्गीकरण कीजिए। पानी में खड़े हैं प्रसन्नचित मछुआरे। गलत। बंगाल का जिला मालदा आम के लिए प्रसिद्ध है। सही। उत्तर बंगाल के प्रमुख नदी का नाम गोदावरी है। गलत। कुछ स्टेशनों के करीब राहत शिविर लगे हैं। सही। बच्चों, यहाँ पर कुछ सही और कुछ गलत वाक्य दिए गए हैं। सही वाक्य तो अपने आप में सही है ही, गलत वाक्यों में कुछ एक शब्द गलत उपयोग में लाया गया है। आपको पाठ में इनका सही शब्द ढूंढना है। पाठ में प्रयुक्त खेती से संबंधित शब्द जोताई, बोआई, रोपाई, निराई। खेती में जो क्रियाएं की जाती हैं उनके बारे में
पाठ में ये शब्द उपयोग में लाए गए हैं। यहाँ पर अपना नरई पाठ का एक भाग समाप्त होता है और मुझे विश्वास है कि आप ये पाठ का ये भाग अच्छी तरह समझ गए होंगे और प्रश्न भी आपने स्वयं ही हल करने का प्रयास भी कर लिया होगा। धन्यवाद। बच्चों, एक बार वीडियो देखने के बाद कभी कभी कुछ अंश समझ में नहीं आते, इसलिए आप वीडियो को बार बार देखिए और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।